Good morning, students. In the last lecture, we have discussed about the kinetic theory, ना? और kinetic theory में हमने किसका डिस्कशन किया था? गैसेज का। अब हम बात करते हैं लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेज कि गैस को कैसे लिक्विफाई किया जा सकता है। हमने क्या पढ़ा कि जब हम हाई प्रेशर को अप्लाई करते हैं तो गैस क्या हो जाती है? हाईली कंप्रेसिबल होती है और कंप्रेस होकर किस फॉर्म में आ जाती है? लिक्विड फॉर्म में आ जाती है। ठीक है, बट एक्चुअली हमारे पास है कि हर प्रेशर के ऊपर कोई भी गैस ऐसे ही लिक्विफाई नहीं होती, वो डिपेंड करती है कि वहां पर हमारे पास टेम्परेचर कैसे। तो एंड्रयूज ने एक एक्सपेरिमेंट किया था CO2 गैस के, और यहां से उसने ये डिस्कशन निकाला कि हमारे पास जो भी रियल गैस है वो सेम इसी की तरह से बिहेव करती है। कोई भी रियल गैस हमारे पास, हमने क्या कहा था, रियल गैस कहां पर एग्जिस्ट करती है? एट द लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर। अगर हमारे पास कोई गैस एग्जिस्ट करती है एट द हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर, देन इट इज द आइडियल गैस। बट एक्चुअली हमारे पास सारी गैसेस कैसी होती है? रियल गैस होती है। तो एंड्रयूज ने एक एक्सपेरिमेंट किया लिक्विफिकेशन के ऊपर। उसने क्या कहा कि हम एक प्रेशर और वॉल्यूम का ग्राफ लिखते हैं, ग्राफ बिटवीन द प्रेशर एंड वॉल्यूम। हमने क्या कहा, जैसे जैसे हम प्रेशर को इंक्रीज करते हैं वैसे वैसे वॉल्यूम क्या होती जाएगी? डिक्रीज होती चली जाएगी, क्योंकि गैस क्या हो जाएगी? कंप्रेस हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर इसने क्या लिखा कि हमारे पास CO2 का क्रिटिकल टेम्परेचर जो था वो था भाई 30.98 डिग्री सेल्सियस। क्या था? 30.98 डिग्री सेल्सियस। अब क्या देखा गया कि जब टेम्परेचर हमारे पास 31.1 या इससे अबव था तो हम चाहे कितना भी प्रेशर को अप्लाई करते रहे बट गैस लिक्विफाई नहीं। जब हमारे पास क्या था? टेम्परेचर 31.1 था, यानी कि स्मॉल सा भी क्या है? लार्ज, स्मॉल सा लार्ज है क्रिटिकल टेम्परेचर से, तो वो गैस हमने कितना भी प्रेशर अप्लाई किया लिक्विफाई नहीं। लेकिन क्या देखा, जब टेम्परेचर क्या रखा गया, क्योंकि ये आइसोथर्म है भाई। आइसोथर्म मींस जो यहाँ पर टेम्परेचर प्रेशर का रिलेशनशिप देखा गया है, सॉरी प्रेशर वॉल्यूम का रिलेशनशिप देखा गया है, वो किसके ऊपर देखा गया है? कांस्टेंट टेम्परेचर। तो फिर हमने कांस्टेंट टेम्परेचर को कितना कर दिया? 30.98। तो यहाँ पर इसने क्या देखा कि गैस एक पॉइंट पर लिक्विफाई होगी। क्या होगी? एक पॉइंट के ऊपर लिक्विफाई। यहाँ पर एक ग्राफ ड्रॉ किया गया भाई। This is the liquefaction graph of the CO2 gas। कि हमारे पास ये क्या है? ग्राफ है। यहाँ पर क्या देखा गया कि इस टेम्परेचर, जब हमारे पास टेम्परेचर क्या था? 30.98 डिग्री सेल्सियस, तो क्या देखा गया? एक इंस्टेंट के लिए गैस हल्की सी किस फॉर्म में आई भाई? लिक्विड फॉर्म में। यानी कि कुछ मॉलिक्यूल्स हमारे पास किस फॉर्म में आए? लिक्विड फॉर्म। बट जैसे जैसे हम टेम्परेचर को क्या करते चले गए? डिक्रीज करते चले गए, तो हमारे पास, अब देखो यहाँ से ये ग्राफ कि हमारे पास मान लो कोई भी गैसेस थी, तो ये पहले वॉल्यूम ये थी, अब वॉल्यूम धीरे धीरे क्या हुई? डिक्रीज हुई। जैसे जैसे प्रेशर इंक्रीज होता गया, फिर क्या हो गया भाई? यहाँ पर हमने क्या देखा कि जैसे जैसे हमने प्रेशर को इंक्रीज किया एट द लोअर टेम्परेचर, तो लिक्विफिकेशन, दिस ग्राफ जो हमारे पास ये वाला कर्व दिखाई दे रहा है, यहाँ पर हमारे पास गैसेस कहाँ पर एग्जिस्ट करती हैं? बहुत सारे पार्टिकल्स मींस लिक्विड फॉर्म में और गैसियस फॉर्म में। सारे के सारे तो हमारे पास गैस लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं हो सकती, बट क्या है? यहाँ पर लिक्विड और गैस का कॉम्बिनेशन है। तो यहाँ पर हमारे पास जैसे जैसे हम टेम्परेचर को डिक्रीज करते चले गए वॉल्यूम, वैसे वैसे हमारे पास क्या हो गया? जैसे जैसे प्रेशर को इंक्रीज किया वॉल्यूम वैसे वैसे डिक्रीज हुई, और लिक्विफिकेशन का ग्राफ भी हमारे पास क्या आता चला गया? ज्यादा आता चला। तो उसके अबव, अब देखो उसके बाद हम चाहे टेम्परेचर को कितना भी प्रेशर को कितना भी प्रोवाइड कर दें, नॉट टेम्परेचर प्रेशर, क्योंकि टेम्परेचर तो क्या है? कांस्टेंट, कि फिर हम चाहे कितना भी प्रेशर अप्लाई करते रहे, ये गैस हमारे पास क्या नहीं हो पाएगी? लिक्विफाई नहीं हो पाएगी। मींस इसकी वॉल्यूम और ज्यादा डिक्रीज फिर नहीं हो पाएगी। तो यहाँ पर भी सेम केस कि हमारे पास ये क्या होता चला जाएगा? फिर हम चाहे कितना भी प्रेशर को इंक्रीज करते रहे तो वो गैस हमारे पास फर्दर लिक्विफाइड नहीं हो सकती। तो यहाँ पर इस टेम्परेचर के ऊपर, जहाँ पर एक इंस्टेंट पे हमें क्या दिखाई दिया कि भाई ये गैस हल्की सी लिक्विफाई हुई, कुछ मॉलिक्यूल्स लिक्विफाई, उस टेम्परेचर को क्या बोला जाता है भाई?
क्रिटिकल टेम्परेचर। और इस टेम्परेचर के ऊपर जो इसका प्रेशर है उस प्रेशर को क्या बोला जाता है? क्रिटिकल प्रेशर। द क्रिटिकल टेम्परेचर एट विच प्रेशर इज अप्लाइड, और ये हमारे पास कितना भाई? 73 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। क्या ये हमारे पास 73 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब इस टेम्परेचर, इस प्रेशर को क्या बोलेंगे? क्रिटिकल प्रेशर। इस टेम्परेचर को क्या बोलेंगे? क्रिटिकल टेम्परेचर। अबव विच ए गैस कैन नॉट बी लिक्विफाइड। भाई हमारे पास वॉल्यूम ये थी, हमने कितना भी प्रेशर को अप्लाई करते गए, लेकिन ये गैस हमारे पास लिक्विड फॉर्म में नहीं आई, और फिर इससे ज्यादा हमारे पास कंप्रेस भी नहीं किया जा सकता। तो ये जरूरी नहीं होता कि हमारे पास हर गैस को हम क्या करें? प्रेशर को अप्लाई कर दें और हमारे पास वो लिक्विड फॉर्म में एग्जर्ट कर जाए। ठीक है, तो वहां पर क्या कहता है? क्रिटिकल टेम्परेचर से टेम्परेचर हमेशा क्या होना चाहिए? उस गैस का बिलो होना चाहिए, तभी वो गैस क्या कर पाएगी? लिक्विफाई कर पाएगी। इफ इन एनी केस टेम्परेचर above is the critical temperature that no gas cannot be liquefied, फिर हमारे पास कोई भी गैस को क्या नहीं किया जा सकता? लिक्विफाई नहीं किया जा सकता। तो वो हल्का सा स्लाइटली सा क्या था? 31.1 ज्यादा था, तो लेकिन गैस लिक्विफाई नहीं। लेकिन बिलो दिस टेम्परेचर हमारे पास क्या हो गई? गैस लिक्विफाई हो गई। तो हमारे पास किसी भी गैस को लिक्विफाई करने के लिए उसके क्रिटिकल टेम्परेचर को जानना जरूरी है, और जिस गैस का क्रिटिकल टेम्परेचर जितना ज्यादा हाई होता है ना भाई, उस गैस को लिक्विफाई करना उतना ही इजी होता चला। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि विच गैस कैन बी इजिली लिक्विफाइड? जिस गैस का भी क्रिटिकल टेम्परेचर क्या हो जाए? आपके पास हाई हो जाए। हाई होने का मतलब क्या है कि मान लो हमारे पास अब 50 होता, तो 30 पर हम क्या कर सकते थे? इजिली से लिक्विफाई कर सकते थे, यानी कि 31 पर भी हम क्या कर सकते थे? इजिली से लिक्विफाइड कर सकते थे। ठीक है, तो द टेम्परेचर, क्रिटिकल टेम्परेचर, हायर द क्रिटिकल टेम्परेचर इजी विल बी द लिक्विफिकेशन ऑफ एनी गैस। तो यहाँ से कंक्लूजन निकाला था किसने? एंड्रयूज ने। ठीक है भाई, उसके बाद हमारे पास आती है भाई लिक्विड स्टेट। अब लिक्विड स्टेट, ये तो हमारे पास जो पार्ट था वो सारा किसका था भाई? गैसियस स्टेट का। अब हमारे पास लिक्विड स्टेट की बात आती है। लिक्विड स्टेट के अंदर क्या होता है भाई? जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शंस होते हैं बिटवीन द पार्टिकल्स, वो हायर होते हैं एज कंपैरिजन टू द गैसेस। गैस के कंपैरिजन में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शंस क्या होते हैं? हाई होते हैं। ठीक है, अगर वो हाई होते हैं तो वहां पर आप लोगों को ये भी पता है कि हमारे पास कोई भी लिक्विड है, अगर हम उसको क्या देंगे? टेम्परेचर प्रोवाइड करेंगे, तो वो क्या जनरेट करेगा? वेपर जनरेट करेगा। तो यहाँ पर दो वर्ड आते हैं भाई, एक तो वेपर प्रेशर और सेकंड हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट। वेपर प्रेशर और सेकंड आता है बॉइलिंग पॉइंट। दिखने में तो एक जैसा लग रहा है, बट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द वेपर प्रेशर एंड बॉइलिंग पॉइंट? द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वाटर मॉलिक्यूल्स, या आप क्या कहोगे? द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर्स व्हिच आर जनरेटेड फ्रॉम द लिक्विड पार्ट, या आप कहोगे वाटर मॉलिक्यूल्स, इज कॉल्ड द वेपर प्रेशर। अब जैसे ही हमने हीट करना स्टार्ट किया तो इसके सरफेस वाले पार्टिकल्स क्या करना स्टार्ट हो जाएंगे? वेपोरेट होने स्टार्ट हो जाएंगे, वेपर्स बनने स्टार्ट हो जाएंगे, और ये वेपर क्या करेंगे? कंटेनर के ऊपर प्रेशर को जनरेट करेंगे, तो उसको हम क्या बोलते हैं? वेपर प्रेशर। और जैसे जैसे टेम्परेचर को इंक्रीज करते जाएंगे, बल्क वाले भी क्या करना स्टार्ट कर देंगे? पार्टिसिपेट करना स्टार्ट कर देंगे, फिर हमारे पास प्रेशर क्या होता चला जाएगा? वेपर प्रेशर इंक्रीज होता चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमारे पास क्लोज सिस्टम और ओपन सिस्टम दोनों में एग्जर्ट कर जाएगा, लेकिन वेपर प्रेशर अगर हमें देखना है तो हमें बीकर कैसा लेना पड़ेगा? क्लोज लेना पड़ेगा, वरना तो हमारे पास वेपर्स क्या हो जाएंगे? इवेपोरेट होती चली जाएंगी, बाहर निकलती जाएंगी, तो कंटेनर के ऊपर प्रेशर कहाँ से जनरेट करेंगे? तो इसके लिए बीकर हम किसका यूज करते हैं? क्लोज बीकर का यूज करते हैं। तो जैसे जैसे आप टेम्परेचर को इंक्रीज करते जाओगे तो एक पॉइंट ऐसा भी आएगा जहां पर हमारे पास हाफ वाटर मॉलिक्यूल्स किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे? वेपर्स के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे। फिर वहां से देखो हमारे पास पहले एक लेयरिंग दिखाई दे रही थी भाई, यहाँ पर हमारे पास वेपर्स है, नीचे हमारे पास लिक्विड है, लेकिन एक टेम्परेचर ऐसा टेम्परेचर आएगा जहां पर हमारे पास इस वेपर्स और इस लिक्विड के बीच का फेज भी क्या हो जाएगा? गायब हो जाएगा, मीन्स वो हमें दिखना बंद हो जाएगा। ठीक है, तो उस टेम्परेचर को इसका क्या बोला जाता है? क्रिटिकल टेम्परेचर बोला जाता है, एट विच द वेपर हायर द वेपर प्रेशर ऑल्टरनेटेड इन विच नो फेज इज अपीयर।
नेक्स्ट है व्हाट इज द बॉइलिंग पॉइंट। भाई देखो, अब यहां से इसने पहले सरफेस वालों ने वेपोराइज होना स्टार्ट किया, फिर बल्ब वालों ने, लेकिन यहां पर इसका उसके अंदर बॉइलिंग पॉइंट अभी तक जनरेट नहीं हुआ है, कि हमारे पास हम नहीं कह सकते कि ये इसका बॉइलिंग पॉइंट, यहां पर सिर्फ और सिर्फ वेपर प्रेशर जनरेट हुई। लेकिन अगर हमारे पास बीकर कैसा हो, ओपन, तो यहां से हमारे पास जैसे हम टेम्परेचर को लगाएंगे, अब जब हमारे पास क्या हो जाए कि वेपर प्रेशर जो इसकी जो जनरेट हुई है वो बिकम इक्वल टू द किसके भाई, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ओपन बीकर के अंदर जब हमारे पास यहाँ से इवेपोरेशन तो होएगा, मींस वेपर के फॉर्म में लिक्विड तो बाहर जाएगा, लेकिन जब इतना जाना स्टार्ट हो जाए ये वेपर प्रेशर जो जनरेट होगा वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल आ जाए, तब हमारे पास किसी भी लिक्विड का क्या आता है, बॉइलिंग पॉइंट। तो हमेशा ध्यान रखना कि किसी भी लिक्विड के अंदर जो बॉइलिंग पॉइंट आता है वो हमेशा ओपन के अंदर आता है, ओपन बीकर के अंदर आता है, जबकि हमारे पास जो वेपर प्रेशर जनरेट होता है वो किसके अंदर होता है, क्लोज बीकर के अंदर होता है। और क्लोज बीकर के अंदर कभी भी बॉइलिंग पॉइंट जनरेट नहीं होगा, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट कब जनरेट, किसको बोलते हैं पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, जब हमारे पास वेपर प्रेशर बिकम इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। बट क्लोज बीकर के अंदर कभी भी हमारे पास एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल नहीं आता, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास वैसे हम देखें तो नॉर्मल जो बॉइलिंग पॉइंट होता है हमारे पास 1 बार, अगर हम स्टैंडर्ड बॉइलिंग पॉइंट और नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट हमारे पास वाटर का कितना होता है भाई, 100 डिग्री सेल्सियस। लेकिन अगर स्टैंडर्ड की बात करें तो हमारे पास कितना होता है, 99.6 डिग्री सेल्सियस। हम नॉर्मली किसका यूज करते हैं, नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट को यूज करते हैं 100 डिग्री सेल्सियस या 373.15 केल्विन, ठीक है। उसके बाद सेकंड प्रॉपर्टी है भाई हमारे पास इसके अंदर लिक्विड वाले पार्ट्स की, सरफेस टेंशन। तो देखो क्या है सरफेस टेंशन। अब सरफेस टेंशन, सरफेस की टेंशन है ना। अब मान लो किसी बीकर के अंदर हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, ये बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। अब क्या होगा, जो सेंटर वाले वाटर मॉलिक्यूल्स है ना वो तो क्या आएंगे, इक्वली अट्रैक्ट बाय द पार्टिकल्स, इक्वली अट्रैक्ट करेंगे अंदर वाले पार्टिकल, क्योंकि सेंटर में बैठा हुआ, मान लो कहीं पर भी पार्टिकल इधर वाला इधर वाला इधर वाला, नेट फोर्स क्या रहेगा इसके ऊपर, 0। नेट फोर्स क्या रहेगा, बिकॉज इस डायरेक्शन में भी इतना अट्रैक्ट कर रहा है, ये इसमें इतना अट्रैक्ट, ये इसमें कर रहा है ये इसमें, ये इसमें कर रहा है ये इसमें। बट जो सरफेस वाले पार्टिकल है उन पे सिर्फ और सिर्फ क्या लग रहा है, अंदर वाले पार्टिकल्स क्या कर रहे हैं, इनको अट्रैक्ट कर रहे हैं, इस पार्टिकल को अंदर वाले पार्टिकल से अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो मींस इनके ऊपर कोई फोर्स, यानी कि ऊपर कोई पार्टिकल नहीं है जो इनको क्या कर सके, अपवर्ड डायरेक्शन में अट्रैक्ट कर सके। तो यहाँ पर जो ये सरफेस वाले पार्टिकल्स हैं ये क्या एक्सपीरियंस करते हैं, एक इनवर्ड फोर्स, नेट इनवर्ड फोर्स को एक्सपीरियंस करते हैं। तो जो इनके ऊपर ये फोर्स लगा इसी को क्या कहा जाता है भाई, सरफेस टेंशन। कि नेट जो फोर्स इनवर्ड डायरेक्शन में इनके ऊपर लगा, क्यों लगा, क्योंकि अपर में तो हमारे पास कोई पार्टिकल है ही नहीं जो इनको क्या कर सके, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सके। तो सिर्फ और सिर्फ क्या कर रहे हैं, डाउन वाले इनको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं, बल्क वाले इनको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर एक फोर्स जनरेट हो जाएगा। फोर्स जनरेट होने का मतलब क्या है कि एनर्जी हाई हो जाती है, मींस स्टेबिलिटी बहुत ही कम हो जाती है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, सरफेस टेंशन। द नेट इनवर्ड फोर्स जो है एक्सपीरियंस बाय द सरफेस मॉलिक्यूल्स इज कॉल्ड द सरफेस टेंशन। लेकिन इस सरफेस टेंशन, अब देखो इस सरफेस टेंशन की कुछ प्रॉपर्टीज है। जैसे हम कहते हैं ना कि बारिश जब होती है तो हमारे पास जो बूंदें आती है स्फेरिकल शेप के अंदर आती है। अब ऊपर से किसी पत्थर को या फिर हम बहुत ज्यादा हाइट से किसी कागज को, किसी पेपर को ऊपर से नीचे डालते हैं, वो चीज घूमती घूमती नीचे की तरफ आती है। कैपिलरी ट्यूब्स के अंदर हमारे पास, या आप बोलते हो मरकरी की जो बूंदें होती हैं उसको ड्रॉप वाइज डालते हैं तो वो स्फेरिकल शेप में आती है। क्यों भाई, क्योंकि हमारे पास बाहर जो सरफेस एरिया है, अगर मान लो इस तरह से होता है तो सरफेस एरिया के अंदर जो अंदर वाले मॉलिक्यूल है वो क्या करते हैं, इस सरफेस वाले मॉलिक्यूल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। अगर वो अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे तो ये अपने साइज को क्या करना चाहेगा, मिनिमम करना चाहेगा, जिसके कारण वो शेप कैसी हो जाती है, स्फेरिकल हो जाती है। तो दीज ऑल फिनोमेना आर ड्यू टू द सरफेस टेंशन। ठीक है, अगर इस सरफेस टेंशन को कम कैसे किया जा सकता है,
मिनिमम हो जाएगा, तो इसके कारण हमारे पास ये पुलिंग आउटवर्ड जाएंगे पार्टिकल अंदर वाले, तो इट मीन सरफेस टेंशन क्या हो जाएगी हमारे पास, कम हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं ना कि सूप हमें गरम गरम टेस्टी लगता है, ठंडा होने के बाद टेस्टी नहीं लगता, वाई, ड्यू टू सरफेस टेंशन, क्योंकि जब सूप गर्म होता है तो उसके जो पार्टिकल्स वो जीभ के चारों तरफ फैल जाते हैं, बट जैसे ही वो ठंडा होता है भाई, तो आपको पता है सरफेस टेंशन क्रिएट हो जाती है, सरफेस टेंशन क्रिएट हो जाती है तो वो क्या करना चाहेंगे, अंदर की तरफ मूव करना चाहेंगे, मींस स्फेरिकल शेप में, फैलना नहीं चाहेंगे। तो इट मींस ये सारे के सारे फिनोमेना किसके कारण है, सरफेस टेंशन के कारण। ओके, नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है हमारे पास, और अगर हम बात करें सरफेस टेंशन की यूनिट की बात करें, इसके डायमेंशन की बात करें, तो वो क्या होगी भाई, जूल पर मीटर स्क्वायर। ये सरफेस एनर्जी हुई, सरफेस एनर्जी। देन व्हाट इज द सरफेस एनर्जी, सरफेस एनर्जी, एनर्जी रिक्वायर्ड टू ओवरकम द सरफेस टेंशन। इस सरफेस टेंशन को ओवरकम करने के लिए हमें कितनी ज्यादा एनर्जी देनी पड़ती है, उसको हम क्या कहते हैं, सरफेस एनर्जी। अब सरफेस टेंशन को, अब मैंने क्या कहा, हीट कर दो इसको, तो इसकी सरफेस टेंशन क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। जो हीट थी वो क्या थी, एक टाइप की सरफेस एनर्जी बोल सकते हैं हम। तो क्या है सरफेस एनर्जी, एनर्जी रिक्वायर्ड टू डिसोसिएट द इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, या आप क्या कहोगे, रिक्वायर्ड टू रिमूव द सरफेस टेंशन इज कॉल्ड द सरफेस एनर्जी। और उसकी यूनिट क्या होती है, क्योंकि जूल किसकी यूनिट होती है, एनर्जी की, जूल पर मीटर स्क्वायर, यानी कि पर मीटर हमें कितनी एनर्जी लगानी पड़ेगी। क्लियर। उसके बाद बात आती है भाई हमारे पास विस्कोसिटी। इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है विस्कोसिटी। अब विस्कोसिटी मींस गाढ़ापन, यानी कि इंटरनल रेजिस्टेंस। ये तो क्या था, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस थे। अब हमारे पास किसकी बात है, विस्कोसिटी की। भाई जिसकी विस्कोसिटी जितनी ज्यादा होती है उसका फ्लो उतना ही क्या होता है, उसकी फ्लो की रेट क्या होती है, उतनी ही कम होती है। तो विस्कोसिटी क्या है, इंटरनल रेजिस्टेंस है, जो क्या करता है, किसी भी सब्सटेंस के फ्लो का अपोज करता है। ठीक है, तो विस्कोसिटी इज ए प्रॉपर्टी, या आप क्या कहोगे, इज इंटरनल रेजिस्टेंस विच अपोजेस द फ्लो ऑफ एनी लिक्विड, कि हमारे पास जो भी लिक्विड फ्लो कर रहा है। अब हम बात करें वाटर की और शहद की। मान लो मैंने यहां से वाटर डाल दिया और यहीं से शहद डाल दी, तो क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल फटाफट यहां से ऊपर से नीचे की तरफ आ जाएंगे, जबकि शहद वाले पार्टिकल्स क्या आएंगे, धीरे धीरे। इट मींस उनके पार्टिकल्स के अंदर क्या है, इंटरनल रेजिस्टेंस है, जो उनके फ्लो को क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है, मींस गाढ़ापन बोलते हैं विस्कोसिटी। तो यहां से हमारे पास क्या कहता है कि जिसके अंदर जितना इंटरनल रेजिस्टेंस ज्यादा होगा उसकी विस्कोसिटी उतनी ही ज्यादा होगी। अगर देखो आप लोग, ये दो फैक्टर्स के ऊपर भी डिपेंड करता है। एक तो हमारे पास विस्कोसिटी, सबसे पहले